हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आपका आईईआईएफएस का समरी वाला सेशन लेकर के आ गया हूं मैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर हमारा जो समरी का सेशन है डेली बेसिस पर चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूनिट 6 ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो अभी तक हम लोग 5 यूनिट की समरी यहाँ पर देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बन चुका है, क्रिएट कर दिया गया है प्लेलिस्ट अलग से आईईआईएफएस का, जिसमें आपको 6 यूनिट एक साथ मिल जाएगा और आप देखते चलेंगे कि 6 यूनिट्स वहां पर है। तो 1 2 3 4 5 6 सिक्वेंशियली सारी यूनिट्स एक साथ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर आईईआईएफएस जो हमारी मैकमिलन बुक है उसमें जो समराइज्ड वे में हम समरी को डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम एक शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है उसको हम लाए ग्लोब से। ग्लोब आप जानते हो एक रेप्लिका होता है अर्थ का, जैसे हमारी पूरी अर्थ है उसमें कौन सा देश कहां पर होगा वो ग्लोब दिखाई देता। तो ग्लोब का मतलब होता है एक साथ एक जगह सारी कंट्रीज इकट्ठी। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे विश्व को एकजुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है कब इंडिया में आया और इसका क्या इंपैक्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो समराइज्ड वे में देखेंगे, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वैसे ये बहुत सारी चीज होती है, बट इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम सिर्फ उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज करो आप इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब जुड़ जाओ एक दूसरे से, वर्ल्ड की इकोनॉमी से, कल्चर से, इनहैबिटेंट से, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो होगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का। अब चाहे आप ट्रेड की बात करो, गुड्स एंड सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, या फिर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फ्लो, इनफ्लो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही, पीपल और नॉलेज। मतलब आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रॉस बॉर्डर शेयर करोगे टेक्नोलॉजी को। इन्वेस्टमेंट का फ्लो होगा, एक कंट्री में जाएगा दूसरी कंट्री भेजेगा। इट मींस एक कंट्री इन्वेस्ट करेगी, एक कंट्री रिसीव करेगी, तो इनफ्लो होगा और आउटफ्लो दोनों ही होगा। प्रोपोनेंट्स जो होंगे ग्लोबलाइजेशन के, वो बिलीव करते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो कैचअप करती हैं डेवलप्ड वंस। इट मींस इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैचअप टू डेवलप्ड वंस थ्रू इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हायर लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज को कैच, या बोल सकते हैं उस डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर जाने के लिए कोशिश करती है, तो कैसे जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन से तो पहले हम देख पाएंगे, और फिर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर देंगी उनकी कंट्री में, डाइवर्सिफिकेशन करेंगी, बहुत सारे सेक्टर्स को डाइवर्ट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्रीज में होगा, और हायर लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, उच्च स्तर तक उसको ले जाएंगे। एडवेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कॉज्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस। अगर हम बात करें कि ये जो घटना घटी ग्लोबलाइजेशन की, इससे हमें सिग्निफिकेंट बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर लें तो भी यहाँ पर आपको काफी सारे चेंजेस हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज में, इंडियन हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा और कंज्यूमर बिहेवियर में भी चेंज आया। अब देखो, जैसे मैं बात करूं इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बनाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे, उसके बेसिस पर हमारे यहाँ पर क्या बनेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट की जाएंगी। प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और वो भी बढ़ाए, साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो अब पूरा चेंज हो चुका। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि जो चीज यूएस में मिल रही है वो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, तो उसकी हम डिमांड क्रिएट कर देते हैं, तो हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं, और सप्लायर्स नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में यहाँ पर डिमांड साइड में एक बड़ा चेंज आ जाना। इसके अलावा मैं बात करूं तो इफेक्ट, प्रभाव क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। तो इसने क्या किया, इंक्रीज कर दी हमारी पर कैपिटा इनकम। कैसे, प्रोडक्शन बढ़ा है, एफडीआई का फ्लो हमारी कंट्री की तरफ ज्यादा हुआ है, और इसने यहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट किया। क्यों किया है, कॉग्निजेंट जैसी, एसेंचर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आकर के, सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने ऑफिसेज, अपने वर्किंग ऑफिसेज को इंडिया में एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया है, और हमारे यहाँ के लोगों को ही, हमारे यहाँ के आईटी पर्सनल्स को उन्होंने यहाँ पर हायर किया, और यहाँ से वो सर्विसेज ले करके दूसरी कंट्रीज में अपनी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, तो ये ग्रेट या फिर बढ़ी हुई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एंड फार मोर ऑप्शन फॉर कस्टमर्स। अगर यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है तो आज हम लोग इंडिया में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पैनासोनिक पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम लोग सिर्फ ओप्पो, वीवो
जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमारी इंडियन कंपनीज की बात कर लें, अपने पास बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपको सोनी के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, चाहे टेलीविजन की बात करें तो सोनी का चाहिए। अब आप देखो सोनी है, वीवो है, ओप्पो है, उसके बाद में टेलीविजन की बात कर लें तो टीएलसी नाम की एक कंपनी है, उसके बाद हम टेलीविजन की बात करें तो वन प्लस ने अपना टेलीविजन लॉन्च कर दिया है, एमआई ने अपना टेलीविजन लॉन्च किया, तो वी हैव द मोर एंड मोर ऑप्शन। अगर ग्लोबलाइजेशन है तो कंज्यूमर कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से वो चूज करेगा द बेस्ट क्वालिटी एंड द लोएस्ट प्राइस। तो सबसे अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में कहां मिलेगी, कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा, मार्केट में मोनोपोली नहीं होगी, कंपटीशन मार्केट होगा, यदि यहां पर ग्लोबलाइजेशन को हम प्रमोट करते हैं तो। फर्दर आगे चलते हैं, तो आगे आप यहां पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग अमंग द गवर्नमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, भाई दो गवर्नमेंट्स है। अब आपको अगर ग्लोबलाइजेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, उस कंट्री की पॉलिसी हमारी कंट्रीज की पॉलिसी दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। दोनों कंट्रीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज की जो पॉलिसीज होंगी वो दोनों गवर्नमेंट बैठ करके म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके की सर्विसेज, किस तरीके की पॉलिसीज और लॉज यहाँ पर होने चाहिए, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स हमें किस तरीके के बनाने हैं। ऑर्गेनाइजेशन विद इन एंड अक्रॉस बॉर्डर, इट मींस विद इन का मतलब है कंट्री के अंदर, और अक्रॉस बॉर्डर मतलब जब हमारी कंट्री से कोई कंपनीज बाहर जाएंगी उनके लिए क्या पॉलिसीज होगी, और दूसरे देश की कंपनीज जब हमारी कंट्री में आएंगी तो उनके लिए क्या पॉलिसीज होगी, ये यहाँ पर डिसाइड करना और प्रमोट करना इनको सोशल कोहेजन विच इज की प्रपोजिशन ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि सोशल कोहेजन को सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रमोट करना है कि समाज का ज्यादा कल्याण हो और उस पर बेस्ड सारी पॉलिसीज आए। लोकल हो चाहे नेशनल हो चाहे रीजनल हो, लोकल मतलब लोकल राष्ट्रीय और रीजनल मतलब क्षेत्रीय, और ग्लोबल लेवल मतलब विश्व स्तर पर, फेयर ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होना, और म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से, तो रीइंफोर्स करना ये क्या है, ये पिलर है कि भाई आप अगर बोलो कि लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर ग्लोबलाइजेशन को हमें फेयर मतलब सही तरीके से चलाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करेगा कौन, इंटरडिपेंडेंट और म्यूचुअली रीइंफोर्स। ये एक पिलर से हमारे किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास आप समझते हैं, जब हमारा आउटपुट बढ़ता है और उस आउटपुट के रिजल्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट समाज भी धीरे धीरे विकास हो, सामाजिक विकास, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण भी इस ग्लोबलाइजेशन के अंडर रखा गया है कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन, अगर हम बात करते हैं कि डिपेंडेंसी एक दूसरे पर हम निर्भर हैं, उस निर्भरता का कम होना, और इंटीग्रेशन मतलब जो हमने ऑलरेडी एकीकृत किया उस एकीकृत का कम होना, किनके बीच में, जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब अगर हम बात करें कंट्रीज हैं जो दुनिया में, अगर उन कंट्रीज के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग लगातार कमी दिखाई दे रही है, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता में, या फिर इंटीग्रेशन एकीकृतता में, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम बोलेंगे डी ग्लोबलाइजेशन। एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, आप अगर इसको 12-15 पॉइंट पढ़ के याद कर लोगे तो कम से कम आपको एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना इसमें से, और जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद भी करते चलना। अगला देखते हैं इसके बाद में हम, ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। अब जियोपॉलिटिकल देखो, इकोनॉमिक मतलब हो गया आर्थिक, जैसे कि हमारा ग्लोबल स्लो डाउन, उसके बाद हम बात करते हैं गल्फ वॉर जो हुआ था गल्फ कंट्रीज के बीच में, या फिर हम बात करते हैं अभी की रशिया यूक्रेन वॉर की, इसे हम जियोपॉलिटिकल इशू बोलते हैं। जियो मतलब धरती पर, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में जो समस्याएं होती हैं उसको हम यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलवेज टेकन अ हिट, इससे क्या होता है, हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो WTO रेगुलेशन अलाउ करती है गवर्नमेंट को प्रैक्टिस ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर्स टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट विद इन स्पेसिफिक लिमिट। अब जैसे मान लीजिए आपने बात की ग्लोबलाइजेशन की, अब ग्लोबलाइजेशन में अब फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास में क्रूड ऑयल की जो स्टोरेज है बहुत ज्यादा, भंडार भरे पड़े हुए हैं, उन कंट्रीज पर हम बोले नहीं, हमें तो आपसे
ऑयल खरीदना है, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, आपको हमें ऑयल बेचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर क्या किया है, बोला है कंट्रीज को कि यदि वो चाहें तो प्रोटेक्शन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकती हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उनकी नेशनल इंटरेस्ट, मतलब उनके राष्ट्र हित की रक्षा के लिए, और किसके साथ में, कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स के साथ में कि हम ट्रेड तो करेंगे पर इससे ज्यादा नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे बट इतनी कंट्रीज के साथ नहीं करेंगे, और अगर इनके साथ करना है फिर ये लिमिट्स रहेगी। ऐसा आप कर सकते हैं जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया है। अगला देखते हैं इसके बाद में क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन कर लें, रक्षा कर लें, तो ये एक तरीके की डिक्लाइन इन ट्रेड, प्राइस राइज और फॉर्म ऑफ द सब्सिडी। मतलब प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होगा कि अगर आप प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज को अडॉप्ट करोगे, अपनी कंट्रीज को रक्षा करोगे, बचाओगे किससे, ग्लोबलाइजेशन से, तो उसका रिजल्ट होगा कि आपकी कंट्री में ट्रेड घटेगा, प्राइस लगातार बढ़ेंगे। क्यों भाई, ट्रेड घटेगा तो प्राइस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मार्केट में सप्लाई अचानक से कम हो जाएगी बट द डिमांड विल बी द सेम। मतलब डिमांड लगातार बढ़ रही थी, बढ़ नहीं रही, मान लो डिमांड है यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स की, अब आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड में डिक्लाइन हुआ, आपके पास में जो रॉ मटेरियल था उसकी कुछ कमी हुई होगी या जो भी चीजें हुई, डिमांड आपके 10 प्रोडक्ट की और सप्लाई हो गई 6 प्रोडक्ट की, जो पहले 10 इक्वल्स टू 10 था, इट मींस डिमांड वाज इक्वल टू द सप्लाई, या हम बोले सप्लाई और डिमांड इक्वल थी। अभी क्या हुआ, डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, और जब भी कभी डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई होता है तो मार्केट में रिजल्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कि परिणाम क्या मिलेगा, तो परिणाम मिलता है मार्केट में राइज इन द प्राइजेस, तो ये प्राइस राइज होगा, और ये फॉर्म ऑफ द सब्सिडी, जो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हमें देनी पड़ेंगी जब हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे टू प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। अनप्रेसिडेंट इवेंट्स जो होते हैं जैसे रिसेंट ईयर्स में हुए, लाइक ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट में क्या हुआ, ब्रिटेन यूरोपियन ग्रुप से अलग हुआ, यूरोजोन से अलग हो गया। विड्रॉल ऑफ द यूएस फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यहाँ पर क्या हुआ, टीपीपी जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था इससे यूएस अलग हुआ। इसके बाद में यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, बीच में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना, इन दोनों के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद में कोविड-19 पैंडेमिक हम देख ही चुके हैं, ये भी एक तरीके का बड़ा क्राइसिस था। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जिसमें हमने लास्ट ईयर में ये देखा, लास्ट टू लास्ट ईयर में, कि रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज लगातार लड़ाई करती रही, जिनमें युद्ध मतलब वॉर होता रहा। यूक्रेन में क्रीमिया को लेकर के इनके यहाँ पर वॉर चलता रहा। तो ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी एक रीजन है किस चीज का, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। क्यों है भाई ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट? ग्लोबलाइजेशन कहता है कि आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉपरेट करे दोनों को डेवलप करने के लिए, बट जो वॉर है वो कहता है कि हम एक कंट्री के साथ यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉपरेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हमें किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरीके का कॉपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये होता है आपका यहाँ पर क्या, जो कि अगेंस्ट, इट मींस ये जो होती हैं चीजें, ये रीजंस होते हैं जो कि कॉल अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन होगा। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और किस चीज का असर ग्लोबलाइजेशन पर कितना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट आप याद कर लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये सीरीज लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो हम लोगों के यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप इनको क्या कर लीजिएगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा एफबी पेज है, इफ यू वांट टू फॉलो मी, आप यहाँ पर जा करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर इन सारी समरीज की पीपीटी आपको मिल जाएगी, जिसे हम पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो पीडीएफ वहां से आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा ये 3 नए बैचेस हमारे आ चुके हैं, और तीनों ही जो बैचेस हैं ये सिंगल सब्जेक्ट बेस्ड है, जैसे कि ये रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट है, आईईआईएफएस है, और ये एएफएम का बैच है। इन तीनों ही बैचेस में यदि आपको एनरोल करना है तो जाइए अभी और यूज कीजिए कोड हिमांशु, हिमांशु कोड को यूज कीजिए, और जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और आपको मिलेगा अभी 55% तक का ऑफ, अप टू 55% ऑफ। ये हमारा बैच है, अगर आप चाहें तो एक बैच लेना, ये बाइलिंगुअल बैच है, आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। दिस इज द जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच, ये इंग्लिश मीडियम बैच है, ये 13 मार्च से स्टार्ट हुआ है, आप इसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपका प्यार लाइक्स के फॉर्म में मुझे वाईटी
वीडियो में दिखता रहेगा। तो आपका प्यार मुझे पहुंचाते रहिएगा लाइक्स के फॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट भेजते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा जो ये वीडियोस हैं ये आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।